नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पास में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं सनत वाजपेयी आज आपके सामने टॉपिक लेकर आ रहा हूं एलिमेंट्स, मिक्सचर और इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो सारी बातें आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ। और इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है और बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास से हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, रसायन विज्ञान। और दोस्तों आप में से जो जो स्टूडेंट, चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचिंग फॉर्मेट का, कोई स्टेट लेवल एग्जाम है, कोई भी अलग अलग फॉर्मेट में तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा जनरल साइंस सबके लिए कॉमन है। क्वेश्चन का वेरिएशन मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपने शुरू से लेके एंड तक हमारा पूरा कोर्स देख लिया है तो आपको दोस्तों कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, यकीन कीजिए हमारा। तो शुरुआत करते हैं आज इस क्लास का। यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया था, एटम शब्द सबसे पहले किसका दिया हुआ है। तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, इनको अपने बड़े अच्छे ढंग से सिलसिलेवार ढंग से क्वेश्चन के रूप में इसको लिखा है। माने हम इसको सब्जेक्टिव क्लास भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लास भी ले सकते हैं। यानी कि हर लाइन का मतलब क्या है, एक पुराने पेपर का क्वेश्चन। क्लियर हो गया? तो हमने आपके लिए मक्खन अलग कर दिया है और अनवांटेड जो क्या बोलते हैं लस्सी है उसको हमने निकाल दिया है। तो वो सारी प्रोसेसिंग आप लोगों के लिए हमने कर दी है। तो शुरुआत करते हैं। यस, स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म भाग जिसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या कहलाता है? एटम या परमाणु कहलाता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, परमाणु सबसे छोटा होता है, परमाणु मिलने पर अणु बनता है। क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट इज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803। क्लियर हो गया? पहला परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, इस नाम को अच्छी तरह याद रखिएगा, जॉन डाल्टन। याद रखिएगा, कहीं आप जॉन सीना लिख दें। क्लियर हो गया? WWE चैंपियनशिप का एक रेसलर है, बहुत फेमस रेसलर, आपने सुना होगा, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट का रेसलर है जॉन सीना। इट इज नॉट दैट। क्लियर हो गया? तो याद रखना आपको, वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो जॉन डाल्टन है। क्लियर हो गया? तो जॉन डाल्टन ने 1803 में ये बात बताई थी कि हर चीज एटम से मिलकर बनी है, बट इसने कोई हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया जॉन डाल्टन ने। तो अगर आपको एग्जाम में ये आ जाता है कि फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय, देन फर्स्ट डिटेल एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1904। आप समझ सकते हैं 100 साल का गैप है इन दोनों में। यानी 100 साल पहले ही हमें बात जॉन डाल्टन ने बता दी थी, बट उसको कोई मतलब कोई एक डेफिनेट कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं सूझ रहा था। बट उसने कहा भाई हो सकता है शायद वो गोल हो, लेकिन इसको ढंग से, प्रभावी ढंग से एक्सप्लेन करने वाला कौन सा साइंटिस्ट था? जे थॉमसन। हम लोग जब छोटे थे 9th क्लास में, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो हमारे टीचर ऐसे समझाया करते थे, जे याद रखिएगा, झुग्गी झोपड़ी वाला तरबूज खाता था। क्लियर हो गया? मतलब मैं कोई ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बस याद करने का तरीका है। याद करने का तरीका कोई भी हो सकता है, शब्द अलग हो सकते हैं, बट सेंस वही कह रहा है कि जे झुग्गी झोपड़ी वाला तरबूज खाता था। यानी जो जे थॉमसन ने मॉडल सजेस्ट किया था वो भी तरबूज की तरह दिखता था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटरमेलन स्ट्रक्चर, या कई जगह इसको केक पुडिंग स्ट्रक्चर भी कहते थे। जैसे केक के ऊपर ऐसा लगा होता है ना, चेरी सजा रखी है, तो इसको वो ध्यान रखना है। तो कब इसने दिया था? 1904 में। इसकी यस, इसके मॉडल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जे थॉमसन ने क्या कहा कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेट करता है, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बात समझ में आई? यानी ये इस प्रकार का है गोला, इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज है। जैसे तरबूज के बीच में वो बीज फंसे होते हैं ना, इसी प्रकार से इसमें ये क्या फंसे हुए हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। तो इसमें कई खामियां थी, बट आपको पता है स्टार्टिंग में तो हमारे पास कोई ऐसा मॉडल ही नहीं था, तो इसीलिए हमने इसको स्वीकार कर लिया। तो इसमें बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा कह सकते हैं एक माइलस्टोन साबित हुआ ये। आगे चलकर फिर इलेक्ट्रॉन और ये सब चीजों में काफी चेंजेस आया, बट पहला कदम दोस्तों रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, और ये पहला कदम यहाँ किसने रखा एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए? कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए, पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। क्लियर हो गया? तो हम ये कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया है?
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन के नाम पर। तो आप लोगों को याद रखना, एग्जाम में आपको आता है इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। क्लियर हो गया? और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 10⁻⁻15, यानी इतना छोटा आपको आज तक कोई भी ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं बना है जिसमें ये एटम नजर आ सके। याद रखिएगा, ये सिर्फ कुछ गणनाओं पर काम करता है, कुछ कैलकुलेशन पर बेस्ड है, अदरवाइज हमें कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में ये ऐसा है या नहीं। बट आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमने बिल्कुल तुक्का मारा है। साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत की है और उनके ऑप्टिक्स बेस्ड एक्सपेरिमेंट पर ये काफी नजदीक पहुंच गए हैं। तो आप लोगों को याद है ना, कभी भी एग्जाम में आपको आए एटम का साइज मापने के लिए कौन सा डायमेंशन इस्तेमाल किया जाता है? 10⁻15। इसको फेम्टो या फर्मी कहते थे। याद रखिए, फेम्टो और फर्मी। एक्चुअली फर्मी एक साइंटिस्ट को जिद देने के लिए दिया गया था। एक साइंटिस्ट थे एनरिको फर्मी, जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की थी, परमाणु भट्टी की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर ये फर्मी नाम दिया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है फेम्टो और फर्मी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, तो इसमें हाँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। क्लियर हो गया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। अब हम बढ़ते हैं, कुछ साल तो ठीक था, सब कुछ चलता रहा ठीक ठाक, लेकिन रदरफोर्ड को ये चीज हजम नहीं हो रही थी। रदरफोर्ड को लगा यार कुछ ना कुछ तो मॉडल में खामी है। इलेक्ट्रॉन ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर स्थिर हो? तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इसका जो गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस हुआ था। सोने की पत्ती पर इसने अल्फा पार्टिकल गिराए थे और कई हजार अल्फा पार्टिकल में से कुछ अल्फा पार्टिकल के एंगल जो थे वो बदल गए, यानी जैसे ये निकल रहे हैं सीधे निकल रहे हैं, कुछ थोड़े से टेढ़े और कुछ एज इट इज वापस आ गया। तो इसका दिमाग ठनक गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यानी अल्फा पार्टिकल यूं ही, क्योंकि अल्फा पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बीच में कुछ हैवी पॉजिटिव चार्ज है। और इसने कुछ कैलकुलेशन पर यह भी तय किया कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। क्लियर? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अलग अलग पॉइंट पर कुछ स्पेशल टाइप की अट्रैक्शन फोर्स भी फील हुई। तो वो तभी हो सकती है जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो। तो और ये वेरी कर रही थी। तो इस कंक्लूजन पर पहुंचा रदरफोर्ड की पहली बात तो कि बीच में करीब करीब इसका सारा ही पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट करता है, बहुत ज्यादा हैवी है। कह सकते हैं आकार में, कह सकते हैं जैसे आकार में, तो ये सिर्फ 1% मान लीजिए, लेकिन इसके पास 99% इसका मास है। क्लियर हो गया? न्यूक्लियस, जिसको नाभिक बोलते हैं, नाभिक की खोज किसके नाम पर है? रदरफोर्ड के नाम पर। तो रदरफोर्ड ने बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को एक्सप्लेन किया था। जनरली हम बुक्स में रट्टा मारते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो इसको आप लोग भी उतना ही इज्जत दीजिएगा जितनी रदरफोर्ड ने दी थी। रदरफोर्ड ने क्या कहा? कोई फुटबॉल का स्टेडियम है, कोई ग्राउंड है, फुटबॉल का पिच ग्राउंड है, उस ग्राउंड में अगर बीचों बीच, जैसे फुटबॉल की पिच ग्राउंड है, पूरा स्टेडियम में ला लें आप, तो उसमें अगर आपने बीचों बीच फुटबॉल रख दिया है, तो जितना बड़ा इस फुटबॉल का आकार, उतना ही बड़े एटम में न्यूक्लियस का आकार। लेकिन कमाल की बात क्या है, इस पूरे स्टेडियम का 99% जो मास है, द्रव्यमान, उस फुटबॉल के पास है। क्लियर हो गया? तो ये एक्सप्लेनेशन किसका दिया हुआ है? रदरफोर्ड का। और रदरफोर्ड के इसी एक्सपेरिमेंट को आधार बनाकर हम लोग आगे इसमें चर्चाएं करेंगे अभी। तो रदरफोर्ड ने नाभिकीय जो परमाणु आकार सन 1911 में खोजा था। क्लियर हो गया? और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एम्बेडेड, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यहां पर यह भी लिखा है, रदरफोर्ड्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज ऑन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड का पहला प्रयोग सोने की पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार का था। क्लियर हो गया? एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाय रदरफोर्ड। नाभिक और धनात्मक कणों की खोज रदरफोर्ड ने की। क्लियर हो गया? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक हो गया, नॉट न्यूक्लियर, यहां पर वर्ड आएगा न्यूक्लियस। याद रखिएगा, न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में रदरफोर्ड ने बताया। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को बात याद रखनी है। प्रोटॉन फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय गोल्डस्टीन, ये बात याद रखिएगा। हालांकि
जो गोल्डस्टीन थे, इन्होंने ऑलरेडी एक कैथोड एक्सपेरिमेंट में इनको आइडेंटिफाई हो चुका था प्रोटॉन, बट ये एटम के बीच में कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये बात तो रदरफोर्ड को ही पता लगी। तो इसमें बड़ा विरोधाभास है, आपको इसको अच्छे से समझना है। अगर एग्जाम में आपको ये आता है द प्रोटॉन नेम वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, या प्रोटॉन फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट, गोल्डस्टीन, बट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, ये बात किसने बताई? रदरफोर्ड ने। तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है ये, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी इसी प्रकार से चर्चा करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? किसने की थी? याद रखिएगा, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज। लेकिन रेडियो एक्टिविटी वर्ड या शब्द किसका दिया है? मैडम क्यूरी का। ठीक हो गया। तो ये नाम प्रोटॉन गोल्डस्टीन के नाम पे ही जाना जाता है। 1886 में इन्होंने ऑलरेडी बात बता दी थी। ठीक है, कोई इनका कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, बट ये कहाँ होते हैं इनको ये कोई जानकारी नहीं थी। कब? ये 1886 में। देख रहे हैं आप, 1886 में इन्होंने बताया था, लेकिन ये बात 1911 में पुष्ट हो पाई इसकी कि ये नाभिक के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जब इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया तो एक साइंटिस्ट थे जिनको सब कुछ हजम नहीं हो रहा था, मतलब कुछ कुछ उनको इसमें खराबी लग रही थी। जैसे उन्होंने किस प्रकार का मॉडल दिया, इसमें आपको काफ़ी कमियां दिख रही होंगी। इस प्रकार का कुछ मॉडल आ रहा था सामने, और ये बात बार बार जेम्स चैडविक को समझ में नहीं आ रही थी कि यार इतना ज़्यादा मास तो तब हो सकता है जब कोई अनदर पार्टिकल्स भी हों और उन पर कोई चार्ज ना हो, यानी उनके पास मास तो होना चाहिए, बिकॉज मास बढ़ा हुआ है। किसका मास? न्यूक्लियस का बढ़ा हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो मिस कर दिया था रदरफोर्ड ने। तो जेम्स चैडविक को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। तो आप लोगों को याद रखना है, कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉनों की खोज सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की। क्लियर हो गया? 1932 एडी, मैंने आपको बताया था एडी यानी एनो डोमिनी। याद रखिएगा, लेक्चर का मकसद क्या होता है दोस्तों? लेक्चर का मकसद होता है किसी भी तरह से हमारा इंटरेस्ट अगर बन जाए तो काम मजा आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग किसी लेक्चर में बैठे रहते हैं, कोशिश करते हैं, घड़ी देखते हैं बार बार कब खत्म हो कब। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम सही ट्रैक पर नहीं है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये एक एजुकेटर की माने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं वो एंड तक फिनिश हो, और वो लेक्चर अगर एंड तक फिनिश होता है तो स्टूडेंट्स को देख लेता है तो उसका एक एक वर्ड उसके समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो याद रखिएगा, आप लोगों का इंटरेस्ट बनाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल मैं निभाऊंगा। वो तभी नहीं हो पाता जब कोई टीचर आराम से बैठा है जैसे और ध्यान नहीं बच्चा दे पा रहा है। अगर रिदम बनेगा, इट इज टाइप ऑफ योगा, मेडिटेशन। याद रखिएगा, कोई हमेशा जरूरी नहीं कि बाबा रामदेव के कैंप में जाएंगे तो वहीं मेडिटेशन होगा, वहीं योग होगा। योग यानी अपनी बुद्धि को एक जगह लगाना। तो अगर अपनी बुद्धि को आप वहां लगा सकते हैं तो आप सही मायने में एक प्रकार का मेडिटेशन या योग यानी मिलन कर रहे हैं। किसका? अपने ध्यान का अपने टॉपिक के साथ। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है, न्यूट्रॉनों की खोज सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की। 1932 इन जेम्स चैडविक। अब इसमें काफी खामियां थी, वो आपको यहां नजर भी आ रहा होगा। तो अनस्टेबल रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर हो गया? इसमें काफी अस्थिरता है, यानी ये इस प्रकार से था। तो अगर कई साइंटिस्टों ने इस चीज को, स्पेशली नील बोर ने इसको ऑब्जर्व किया कि बहुत बड़ी खामी है। तो हालांकि ये बात रदरफोर्ड को समझ में नहीं आई थी कि अगर बीच में पॉजिटिव है और किनारे नेगेटिव है और वो कहीं भी घूम रहा है, क्योंकि इसने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बताया नहीं कहां घूम रहा है, तो यह भी संभव है कि सारे चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर ट्रैप कर जाएंगे, इस पर चिपक जाएंगे। और अगर ये ट्रैप हो जाए, इस पर सारे चिपक जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अस्थिर सा मॉडल है। तो ये मॉडल दोस्तों किसने फेल किया? वो नील बोर साइंटिस्ट था, जिन्होंने रदरफोर्ड के इस मॉडल में बहुत बड़ी खामी पकड़ ली। इस कारण से इस मॉडल को ज्यादा समय नहीं मिला और ये बदलना पड़ा। समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है? इसमें कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं है। अगर ये यहां कहीं है तो बीच में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको ट्रैक खींच लेगा अपने ऊपर। तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी, कोई ना कोई बल ऐसा होना चाहिए इसको रोकने वाला। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम कि किस प्रकार से वो बल काम करता है। यस, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय नील बोहर इन 1913 एडी।
आधुनिक परमाणु संरचना 1913 ईस्वी में नील बोहर ने दी। क्लियर हो गया? 1913 में, क्लियर हो गया? कब दिया? 1913 में दिया, नील बोहर ने दिए आधुनिक परमाणु संरचना 1913 में। देख रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। असल में रदरफोर्ड और नील बोहर में एक प्रकार का दोस्ताना से रिश्ता था, और ये बात उनको बताई नील बोहर ने, और रदरफोर्ड ने इसको इजीली एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है, अगर आप एक बात कह रहे हैं तो इसको हम बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं इस बात पर। और नील बोहर ने फिर इसको आज का जो हमारा आधुनिक मॉडल है वो दिया। तो आज हम जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, याद रखिएगा आधुनिक परमाणु संरचना अगर एग्जाम में आपको आता है तो वो नील बोहर की देन है। क्लियर हो गया? नील बोहर की देन है। तो क्या था वो? बीच में नाभिक है, उसके बाद एक इसने क्या बात बताई कि इसका एनर्जी लेवल फिक्स है। इसको नाम दिया का से कबूतर। याद रखिए के, पहला व्यंजन क्या है हिंदी या संस्कृत का? का। स्वर तो आ ई है, लेकिन व्यंजन क्या? का। इसी प्रकार से यहां पर भी बात याद रखनी है आपको, के से शुरू करना, के अल्फाबेट, ए बी से शुरू नहीं करना है। के एल एम एन जो भी बढ़ता जाएगा तो के से शुरू करना है आपको। तो कभी कहेगा पहला एनर्जी शेल कौन सा है? के, दूसरा एल, फिर एम, फिर एन। तो ये आपको याद रखना है कि ये इस प्रकार से के एल एम एन। तो क्योंकि यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है। क्लियर हो गया? और यहां के इसके पास एनर्जी कम है, तो इसी प्रकार से वो बता रहा है के शेल के इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, एल के पास थोड़ी कम और कम और कम, इस प्रकार से घटती जाएगी फोर्स। तो मेरी बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि ये जो मॉडल है ये किसका सजेस्ट किया हुआ है? ये नील बोहर का सजेस्ट किया हुआ है। इसको हम के एल एम एन इस प्रकार से आसानी से याद कर सकते हैं। हिंदी में जैसे व्यंजन होता है का। और ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल, ना के बराबर, नगण्य माना जाता है। बट अगर एग्जाम में आपको डेफिनेट पूछता है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम, बहुत 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 ही ज्यादा कम। यानी आप इसको, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो करीब करीब बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वो याद रखना है, चार्ज को मापने की इकाई क्या है? कूलम। और प्रोटॉन का भी चार्ज है 1.67 इंटू 10⁻20। दिस इज प्रोटॉन चार्ज। याद रखिएगा प्रोटॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का ये है, प्रोटॉन का ये है। न्यूट्रॉन का सिर्फ मास होता है, और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको एग्जैक्ट पूछे तो आपको न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा बताना है, 1.674। क्लियर हो गया? और इसको आप 1.672, तो थोड़ा सा ज्यादा किसका मास होता है? न्यूट्रॉन का। ठीक हो गया? आपको याद है ना, यहां पर मैन लिखा है ऐसे, ये मास है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो एग्जाम में कभी भी आपको आ जाए प्रोटॉन पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? नेगेटिव। न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज है? न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन्स कहां रहते हैं? घर के अंदर। याद रखिए हमारा जो हेडक्वार्टर है वो ये है, न्यूक्लियस। इसके अंदर रहते हैं पॉजिटिव लोग, धनात्मक लोग। या तो इसके अंदर धनात्मक लोग ले सकते हैं या कोई उदासीन। भाई समझ है ना, उदासीन कौन होता है? जो लड़ाई में किसी का ना तो समर्थन करता है ना विरोध करता है, वो भी हमारे मुख्यालय में रह सकता है। लेकिन जो शत्रु व्यवहार करता है, नेगेटिव रोल प्ले करता है, उसको तो भाई हम घर के अंदर रखने वाले नहीं है। वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल घर के बाहर ही रहते हैं। बट इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये सारा जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है, माने ये जितने भी केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस, एक्सचेंज है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ये सब ये चार्ज पार्टिकल के कारण ही पॉसिबल होता है। अंदर वाले पार्टिकल कभी भी एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन आया है पेपर में, एसएससी ने पूछा, आरआरबी भी पूछ चुका है कि अगर कंडक्शन में बात करते हैं, करंट में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल फ्लो करते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो आपको बात याद रखनी है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो इलेक्ट्रॉन को ही आपको टिक करना है, ना तो प्रोटॉन ना ही न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तभी हिलते हैं जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तो फिर छेड़छाड़ होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ। अदरवाइज प्रोटॉन ऐसे जल्दी पकड़ में
नहीं आते। आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, नील बोर ने नॉट ओनली इस मॉडल के बारे में बताया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भरना है ये भी बताया। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 18, 32, फिर दोबारा आ जाए तो 32, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो किसका दिया हुआ क्रम है, नील बोहर का। तो एग्जाम में आपको कभी भी आ जाए एल में तो 2 के बाद फिर 8, एम में फिर यहां फिर 8, तो यहां 2, 8, 8, तो कितने होगा 16, और ये 2, 18, तो 18 तक एम यहां कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो एग्जाम में अभी आपको बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि हम लोग जब अलग अलग ब्लॉक्स पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन फैमिली, तो हमें ये चीज मदद करेगी। पूछा जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम बताइए, 2 कब आएगा, 8 कब आएगा, 18 कब आएगा। तो आपको अगर ये याद है तो आपको काफी मदद मिल सकती है। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें हम बात कर लेते हैं अभी यस एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की। कोई भी तत्व, अभी जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे, बिकॉज उसमें हमें कम से कम 3 से 4 क्लासेस तो मिनिमम देनी पड़ेगी आपको। केमिस्ट्री में याद रखिएगा, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि मेरी मुट्ठी में आ जाए, तो इसकी जो आवर्त सारणी है, इसकी जो प्रिडिक्ट टेबल है, वो उसको आप कवर कर लीजिए। अगर प्रिडिक्ट टेबल के जो अलग अलग एलिमेंट के उपयोग हैं, यूजेस है, अगर वो आपकी समझ में आ गए, तो आपके केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो प्रिडिक्ट टेबल पर फोकस कीजिए, एसिड, बेस और साल्ट के उपयोग पर डिस्कस कीजिए। बस यही केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, कोई भी एलिमेंट जब लिखा जाता है तो उसके नीचे वाले जो नंबर होता है, ये होता है इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ऊपर जो लिखा जाता है इसका परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। कभी कहे किसी का केमिकल बर्ताव, किसी का रासायनिक गुण किससे पता लगता है, एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक नंबर से पता लगता है इसका रासायनिक गुण। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को बात याद रखनी है, एटॉमिक नंबर से ही इसका जो केमिकल जो गुण है वो पता लग जाएगा आपको। और अगर कभी ये बात करता है कि एटॉमिक मास में क्या क्या शामिल होता है, एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन शामिल होते हैं। क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन शामिल होते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान में, और एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक में सिर्फ प्रोटॉन शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, इसको एकदम क्लियर रखना है इस चीज को। यस, फिर आती है बात इसमें एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, एटॉमिक नंबर। एग्जाम में पूछा गया एटॉमिक नंबर व्हाट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर से हालांकि आप अंदाजा लगा सकते हैं स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं। स्टार्टिंग में जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में कोई भी एलिमेंट वो न्यूट्रल स्टेट में होता है, उदासीन। तो अगर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। तो क्या चीज जो वेरी नहीं कर सकती वो है प्रोटॉन। तो व्हाट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट, क्या सटीक जानकारी देता है, वो है प्रोटॉन। ठीक हो गया भाई? आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी होगी कि भाई एक पारस मणि हुआ करती थी, अगर लोहे पे लगा दे तो वो सोना बन जाते थे। अब भगवान जाने इसमें कितनी बात सही है कितनी गलत है, लेकिन अगर हम रासायन विज्ञान की दृष्टि से देखें कि कोई ऐसा फास्ट केमिकल रिएक्शन करने वाला हमारे पास कोई एलिमेंट या कोई ऐसा स्टोन है कि जो लोहे, जो सोने में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही लोहे में प्रोटॉन ले आए, तो लोहा किस में कन्वर्ट हो सकता है, सोने में कन्वर्ट हो सकता है। यानी इट इज पॉसिबल। अभी भी तो हम करते हैं, आपने देखा होगा एटॉमिक रिएक्शन में यही तो होता है, हाइड्रोजन के 4 एटम मिलकर क्या बना देते, हीलियम बना देते। ये कमाल हो गया। इसी प्रकार से यूरेनियम से हम थोरियम बन रहा है। तो ये कन्वर्टेबल तो है, बट साधारण दृष्टि में ये बहुत कठिन लगता है। अभी तक तो हमें सिर्फ एटॉमिक रिएक्शन से ही ये होता हुआ समझ में आता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन घट भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ भी सकते हैं। प्रोटॉन ना तो घट सकते ना बढ़ सकते। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की, तत्वों की। तत्व क्या है और इनके एलिमेंट मॉलिक्यूल क्या है। याद रखिएगा, प्रकृति में जो भी
प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो सब तत्व कहा जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म में। जैसे लोहे में कुछ होना नहीं चाहिए, लोहा यानी Fe। सोडियम में कुछ नहीं है, वो सोडियम Na क्या है, वो ये भी तत्व है। जैसे मैं कहता हूं प्लास्टिक, प्लास्टिक तत्व नहीं कहा जा सकता, पानी भी तत्व नहीं कहा जाए, बिकॉज पानी में क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज एलिमेंट? जिसके अंदर प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी एक एटॉमिक चेन का, वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा, एक ही प्रकार के। ठीक हो गया? जैसे हम कहते हैं सोना, जो गहने वाला सोना है जो हम पहनते हैं, वो उसको आप एलिमेंट नहीं कह सकते, कारण उसमें लोहे सोने में आपने थोड़ा सा सुहागा मिला, यानी कॉपर और सिल्वर मिला रखा है। लेकिन अगर आपको कभी भी आ जाता है कि जो 24 कैरेट का सोना, उसको आप कह सकते हैं प्योर एलिमेंट है, वो तत्व है। अब तत्वों में एलिमेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है और कंपाउंड मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसको जरा देखते हैं क्या है ये। असल में ये किसको समझा रहा है? मॉलिक्यूल के प्रकार को समझा रहा है या अणुओं के प्रकार को समझा रहा है। याद रखिएगा, एक होता है तत्व अणु, एक होता है यौगिक अणु। अगर एक जैसे मिल जाए, बॉन्ड बना ले, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया तो क्या बन गया? O2। सांस लेने वाली ऑक्सीजन O नहीं है, सांस लेने वाली ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से प्रकृति में जो हमें प्योरेस्ट मतलब फ्री स्टेट में हाइड्रोजन मिलता है, वो H नहीं है, वो H2 है, वो कोवलेंट बॉन्ड अपने में ही बना लेता है। तो जब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे एलिमेंट मॉलिक्यूल या तत्व अणु। और अगर सिर्फ मैं कहता हूं हाइड्रोजन है किसी के अंदर भरा हुआ खाली H, तो कहेंगे हम ये सिर्फ इसका एलिमेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? एडिशन ऑफ टू और मोर सिमिलर एटम, दो या दो से अधिक समान परमाणुओं के मिलने पर, O2, H2, N2। ठीक हो गया? ये N2 लिखा हुआ है, इसकी बजाय आप S8 या S2 भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? O3 क्या है? ओजोन। तो ये सब क्या है? तत्व अणु। तत्व अणु याद रखिएगा, एक जैसे परमाणुओं के मिलने पर तत्व अणु बनता है। देन व्हाट इज कंपाउंड मॉलिक्यूल? यौगिक अणु कब बनता है? एडिशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स, असमान परमाणुओं के मिलने पर। ठीक है? आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये सब क्या है? ज्यादातर चीजें जो एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास, उसको हम कंपाउंड मॉलिक्यूल मान सकते हैं। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इज मिक्सचर? थोड़ा सा मिक्सचर को भी जान लेते हैं कि मिक्सचर क्या भला है। तो इसमें मिक्सचर के बारे में क्या बोलता है? एडिशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशो। अगर आप किसी भी अनुपात में किन्हीं भी दो वस्तुओं को मिला दो तो साधारणतः वो मिश्रण ही होगा। ठीक हो गया? सबसे मतलब हमें पता नहीं यार इसमें ये मिला दे, तो वो क्या है? मिश्रण है। अब मिश्रण में दो प्रकार होते, एक समांगी और एक विषमांगी, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको बात याद रखनी है, मिक्सिंग इन अ सेम फेज, मिक्सिंग इन डिफरेंट फेजेस। अवयवों का अनुपात एक सा रहता है। जैसे पानी में नमक मिला देंगे तो नमक कहां नजर आएगा? पानी में मिल गया। पानी में चीनी गुला देंगे तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस, होमो एक। हेट्रोजीनियस अलग अलग रहता है। पानी में रेत कितना ही घोल लो तो अलग नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर में। पानी में तेल अलग रहेगा। हवा है, मिट्टी है। अब हवा में क्या है? हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 10 पार्टिकल है। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें हम पूरी तरह से 10 पार्टिकल को घोल नहीं सकते हैं। मिट्टी में भी आपको पता है कण छोटे बड़े अलग अलग है, तो मिट्टी भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक हो गया? नाउ फिर इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सोल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है। विलयन याद रखिएगा, दूधिये ने आपको जो दूध दिया, अगर भाई आपका दूधिया अच्छा दूध देता है तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं तो आजकल तो समय का प्रकोप ऐसा बढ़ गया है कि दूध में पानी है या पानी में दूध है पता नहीं लगता है। तो हमें जानना होगा कि ये जो पानी में दूध है और दूध में पानी है, इसका क्या अलग अलग अर्थ है। तो देखते हैं। ये बात याद है, विलयन जब बनता है तो एक चीज होती है विलय, एक होता है विलायक, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। याद रखिएगा, जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट, ज्यादा मात्रा में जो होगा सॉल्वेंट, जो चीज घोली जाती है वो सॉल्यूट होता है। समझ में आया? जैसे वाटर इन मिल्क मीन्स दूध में पानी। आपका दूधिया दूध में पानी मिलाता है या पानी में दूध? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।
इसको आप एक जैसा नहीं कह सकते। दूध, हम इतने पागल नहीं है कि कोई हमें पानी में दूध मिला के बेच दे और हम समझ ही ना पाए। दूध में वो थोड़ा पानी मिलाता है, वो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। तो क्या बोल रहे हैं, मिल्क जो है वो सॉल्वेंट है बिकॉज परसेंटेज हाई है, वाटर सॉल्यूट है तो उसका परसेंटेज लो है। दूध विलायक है मात्रा अधिक होने पर, पानी विलय मात्रा कम होने पर। तो इस बात को समझना है कि वो एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आपको कर रहा है, सॉल्यूट क्या है, अनसॉल्वेंट क्या है। ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त घोल और संतृप्त घोल। ठीक हो गया। इन दिस सॉल्यूशन वी कैन ऐड मोर सोल्यूट टू सॉल्वेंट एट एनी फिक्स टेम्परेचर। भाई जैसे आपने ठंडा पानी भी लिया 10 डिग्री पर भी, तो भाई थोड़ा बहुत तो चीनी उसमें भी घुलेगी, तो जितनी चीनी घुलनी थी घुल गई, तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आप इसमें देखिए टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देंगे तो थोड़ी और चीनी और घुल जाएगी। तो क्या अलग अलग तापमान में ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा जाता है। इट इज नॉट एट एनी फिक्स टेम्परेचर। भाई 10 डिग्री पर ये अनसैचुरेटेड है, ये 15 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है। फिर थोड़ा ध्यान दीजिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, we cannot add more solute to solvent at any fixed temperature। अगर जब विलयन में विलय की मात्रा किसी निश्चित तापमान पर घोली नहीं जा सकती है। ठीक हो गया। मतलब जैसे 10 डिग्री पर अगर अभी भी चीनी घुल रही है तो वो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन। अब 10 डिग्री पर लेकिन थोड़ी बहुत आपने मेहनत करी और जितनी चीनी घुलनी थी घुल गई, अब तो वो क्या हो गया, 10 डिग्री पर वो संतृप्त हो गया। तो मेरी बात याद रखनी है आप लोगों को कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एट एनी टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक वर्ड आता है सुपर सैचुरेटेड, वो सेम रहता है। कौन सा, पूर्ण संतृप्त घोल, पूर्ण संतृप्त घोल या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, घोल कह दें या विलयन कह दें। तो वो क्या होता है, भाई जैसे आपने अपनी मम्मी को या किसी हलवाई को कभी शायद क्या चाशनी बनाते हुए देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कढ़ाई में उन्होंने पानी लिया, उसमें चीनी डालते जाते हैं और उसको नीचे से गर्म करते जाते हैं। गर्म कर रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं चीनी। तो क्या हम कितना ही गर्म कर लें चलेगा क्या, तो आपने देखा होगा नहीं, उसकी सीमा है। एक निश्चित तापमान के बाद अगर आपने इसको फर्दर और गर्म किया तो ये सारा जल जाएगा और ये सारी जो चीनी है कन्वर्ट हो जाएगी राख में या कार्बन में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कब तक ये चीज सह रहा है। देखिए चीनी जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकता है। अगर आपने फिर भी हीट को बढ़ाते गए तो क्या होगा, अगर आपने 200 डिग्री की बजाय 205 या 210 कर दिया, तो ऐसे में फिर ये पहले तो गाढ़ा होने लग जाएगा, तार सा बन जाएगा, उसके बाद जल जाएगा। तो हमारे घर में अब कोई ऐसा मीटर तो लगा नहीं है कि भाई 200 डिग्री हो गया, तो लेकिन हमारे घर में पूर्वजों का ज्ञान इतना जबरदस्त है, वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं। जब देखते हैं यार उसमें तार बनने लग रहा है उस चाशनी में, तो फिर उसको गर्म करना बंद कर देते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। जब कभी भी एग्जाम में आपका, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज व्हाट, एट मैक्सिमम टेम्परेचर बिफोर डिकम्पोजिशन, व्हेन we cannot add more solute to the solvent is called super saturated solution। अधिकतम तापमान में आप विलय की जितनी भी मात्रा मिला सकते हैं विलायक में, तो उस विलयन को पूर्ण संतृप्त विलयन कहा जाएगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने आइडिया लिया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, मिक्सचर के बारे में, और एलिमेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड मॉलिक्यूल के बारे में, और सॉल्यूशन या विलयन के बारे में। तो केमिस्ट्री की अगली क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या कहीं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन के परिवार के जो अलग अलग उपयोग हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।